आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हिंदुस्तान में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट की खबरें लगातार आ रही हैं। वजह है शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए। साथ ही एनआरसी और एनपीआर के बारे में भी आप लगातार सुन रहे हैं। तो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है, इन सब पर बात करेंगे। वहीं बिहार असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। इसके अलावा एनपीआर को भी 2010 की तर्ज पर लागू किया जाएगा। अब ये रेजोल्यूशन मरकजी हुकूमत को भेजा जाएगा। आगे इस कानून को लेकर क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये जानेंगे फिरोज खान गाजी साहब से, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एनपीआर को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसमें अब आगे क्या होगा और क्या हो सकता है? देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में जीत जो है वह सच्चाई ही की होती है, इसलिए हमें सच्चाई पर कायम रहना चाहिए जी। जो बिहार ने रिजोल्यूशन पास किया है इस संबंध में, ये याद रहे कि ये कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सिटीजनशिप के मुतल्लिक किसी भी किस्म का कानून बनाने का हक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम होती है, वी द पीपल सुप्रीम होते हैं। जो ही स्टेट की असेंबली हैं उसमें चुने हुए पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। इसलिए उन्होंने अगर कोई करारदाद पास किया है तो उसका एक लीगल वैल्यू भले ही कम हो, टेक्निकल तौर पे लीगल वैल्यू भले ही कम हो, लेकिन उसका एक मोरल वैल्यू ज़रूर है। अच्छा। पब्लिक जो है, कोई भी असेंबली अगर इस किस्म का रेजोल्यूशन पास कर रही है तो वो सेंटर को ये बताना चाहती है कि हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन सीएए या एनआरसी या एनपीआर के खिलाफ है। तो ये बात क्लियर हो रहा है वहाँ के रेजोल्यूशन से कि बिहार के पब्लिक अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये बात सेंटर को पहुंचाना चाहते हैं कि हम जो है ये जो कानून नया पास हुआ है या जो एनपीआर एनआरसी होने वाला है उसके हम खिलाफ हैं, और ये डेमोक्रेसी में अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। जी, आगे इस पर और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ सर जी, मेरा हमारा सवाल ये है जी। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आप आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, बताएं। हेलो जी, इस मामले में ताहिर हुसैन को पकड़ा जा रहा है या दर्ज की गई है जी। हाँ, वो कमल मिश्रा के बारे में दर्ज नहीं की जाएगी क्या सर मैडम? देखिए, जहाँ तक मिश्रा जी की वो जो बयान है जिसके बाद ये सब दंगा भड़का है, उसमें पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का भी यही ख्याल था, और कोई भी लीगल एक्सपर्ट से अगर पूछिएगा तो उनका बयान क्लियर ये बताता है कि वो जो है दो कम्युनिटी के बीच में मुनाफरत फैलाने वाला बयान है। बहरहाल चूँकि इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है वो पुलिस का काम है, इसीलिए पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पुलिस का रोल प्रोफेशनल नहीं था। वो जो है या तो खड़े रहे या तो कहीं इंस्टिगेट करते रहे दंगाइयों को। तो इस मसले में अब आगे जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो होगी। आप लोगों को इल्म में होगा कि संजय कुमार वगैरह जिस ज़माने में एमपी और मिनिस्टर हुआ करते थे, जो 84 में सिख दंगे हुए थे, और क्लियर प्रूफ था कि उन लोगों ने किस तरह से दंगा भड़काया है। हालांकि उस वक्त इस कदर जो है सोशल मीडिया या इस तरह के स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन पब्लिक गवाही देती रही कि उन लोगों के स्पीच जो है वो भड़काऊ थे, वो मॉब लीड कर रहे थे। अल्टीमेटली चाहे 20 साल बाद ही हुआ हो, 15 साल बाद ही हुआ हो, उनको सज़ा है और वो जेल के गलियारों में हैं आज की डेट में। इसी तरह से वो तमाम लोग, भले ही पुलिस का रोल जो है इस वक्त बहुत प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, लेकिन एक रोज़ उन लोगों को ने जो पब्लिक को भड़काया है, एक रोज़ वो इंसाफ के कटघरे में खड़े होंगे। ये हमें उम्मीद है, क्योंकि डॉक्टर भीम
भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ जो कानून है वो कंप्लीट सेकुलर है। उस पर अगर कायदे से अमल किया जाए तो कोई भी वो पापी जिसने कि पाप किया हो, कोई भी ऐसा आदमी जिसने कि ऑफेंस किया हो, वो बच नहीं सकता है अगर कानूनी प्रक्रिया सही मानों में फॉलो किया जाए तो। इसलिए ये कहना कि ताहिर को फंसाया गया है, जहाँ तक ताहिर की बात है, अगर हमसे एज ए लीगल ओपिनियन पूछें तो जब इस किस्म का दंगा भड़कता है तो आदमी यही उसके खिलाफ यही है ना कि उसके छत के ऊपर जो है पत्थर वगैरह पाए गए। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर कोई आदमी हर तरफ से किसी के घर पे हमला कर रहा है या अगल बगल दंगाई हमला कर रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस में उसको पूरा हक है कि वो अपने छत से कोई भी अपने छत पर पत्थर रख सकता है, डंडे रख सकता है और भी वो लीगल हथियार रख सकता है या उन लीगल हथियार से अपना डिफेंस कर सकता है। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को जो रोल प्ले करना चाहिए वो रोल प्ले नहीं कर रही है, बल्कि कहाँ ये बताने को कि भाई हर इंसान को हक है। अच्छा, उसके ऊपर कहीं ये इल्ज़ाम नहीं है कि उसने कहीं किसी एंटी सोशल मॉब को या दंगाइयों को लीड किया है। खिलाफ यही है कि उनके यहाँ कुछ लोग आ गए थे जो कि उनके छत से पत्थर फेंक रहे थे या और किसी किस्म के हथियारों से हर तरफ पत्थर फेंक रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इज्जत या गैरों की प्रॉपर्टी, गैरों की इज्जत, गैरों की जान, अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान का कानून जो है ये हक देता है कि हर इंसान अपनी दफ़ा में, अपनी डिफेंस में इक़दामात कर सकता है। और किसी के घर पर हमला हो रहा हो तब तो लाजमी है, उसको यह हक है अपने को बचाने का। जितने ये प्रोपेगेंडा हो रहे हैं सेल्फ डिफेंस में किया जा सकता है। जा सकता है। इस दौरान कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं बेंगलोर से अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ जी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि डेट ऑफ बर्थ बताओ करिए। अब हम डेट ऑफ बर्थ बताने का, हम हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुए थे वो वक्त पे, हम घर पे पैदा हुए थे एक जी। और दूसरा हमारे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है जो कोर्ट से लिया हूँ मैं, और उसमें टी अब्दुल खालिक है, हमारे इसमें सब टी नहीं है। क्या उसमें कुछ मुश्किलात होते हैं क्या? देखिए, आसाम का अगर एक्सपीरियंस हम अपने सामने रखें तो इस किस्म की मुश्किलात आई हैं, इसलिए वक्त रहते ही अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को सही करें। अपने फादर के अगर नाम का स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ हो तो उसको सही कराएं या फ़ौरन एप्लीकेशन लगाएं। दूसरी बात यह है कि ये मसला सिर्फ आप ही के साथ नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुई, बल्कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हमारे देश में, भारत में हैं जो कि हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए हैं, अपने घर पर पैदा हुए हैं। या पुराने रस्म और रवाज के हिसाब से वो घर में दाई आती थी, वहीं बच्चे पैदा होते थे और अक्सर गाँव में ऐसी दाइयाँ होती थीं। अब उस ज़माने में डेट ऑफ बर्थ वगैरह बनाने का सिस्टम नहीं था। बस यही वजह है। अब बहुत ही अलॉजिकल ग्राउंड है जिसके बिना पर जो है लोग NPR की या NRC की विरोध कर रहे हैं। इसलिए उनका विरोध करना रीजनेबल है और लॉजिकल है। दूसरी बात ये कि आपके होम मिनिस्टर ये तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई, हमारे होम मिनिस्टर साहब ये तो बता दें कि चलेगा क्या, ताकि लोग जो है उस डॉक्यूमेंट्स को अपना बनवा लें। अगर नहीं है तो, अगर है तो उसको जो है कायदे से रखें। दूसरी बात, अगर ये कहना है कि हमारे देश में बाढ़ आता रहता है, आंधियाँ रहती हैं, घर जलते रहते हैं, उसमें तमाम कागजात जल जाते हैं, उनका भी कहना या बह जाते हैं, उनका भी कहना अपनी जगह सही है। अभी दिल्ली के फसादात ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि हज़ारों लोगों के घर जल गए हैं और घर में तमाम चीज़ें जल गई हैं। अब उनसे कहा जाएगा कि भाई तुम अपना प्रूफ दिखाओ, तो कहाँ से लेकर आएगा और कहाँ से इतना जल्द बनवा पाएगा। इसलिए जो लोग अपोज कर रहे हैं CAA को या जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं वो आज बिल्कुल सही हैं और सही तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं। इसलिए उनका एजिटेशन जो है वो जस्टिफाइड है। अब कोई भी रीजनेबल आदमी। इस मौजू पर हम आगे भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही? जी बताएं, क्या सवाल है? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है मैडम,
देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे हम हमेशा यही कहते हैं, वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, जिससे उनका सवाल हम सही से सुन पाए। भाषण दे रहा है नेता लोग जी, आपकी टीवी के माध्यम में यही बताना चाहता हूँ मैडम। जी बताएं। सबसे पहले भड़काऊ भाषण बंद करने चाहिए। किसी भाई को बिगाड़ के गुंडा बाहिनी ला के देखो, कपिल मिश्रा जैसा लोग और बहुत नेता लोग हम लोग टीवी में देख रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है और देश का बहुत माहौल खराब हो रहा है। कल एमपीएल की व्यापार में एनआरसी की व्यापार हो, कोई भी व्यापार, कोई भी मुद्दा, साई इन्वेस्ट मुद्दा हो। आप पूछना क्या चाहते हैं वो बताएं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, देखो मैडम, एक भड़काऊ भाषण बंद करना चाहिए, देश में शांति बनाए रखना चाहिए। जी ठीक है, ये मेरे ख्याल में इनका सवाल यही है कि जो आजकल तमाम तरह के बयान आते हैं और उससे एक माहौल खराब हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं बैन किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत अफसोस की बात यह है, या हमारे देश के डेमोक्रेसी में यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हो गई है कि पिछले 20 सालों से जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे भाषण दिए हैं जो कि दो कम्युनिटी के बीच में जो है दंगा फैलाता है, ऐसे लोग इत्तेफाक से बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि वो जिन लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की है 15-20 सालों से, कहीं चीफ मिनिस्टर बने पड़े हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे ओहदे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो ऊंचे ओहदे पर मिनिस्टर्स बने पड़े हैं। ये अफसोस की बात है। और जब ऐसी चीज़ें पे करने लगती है, जब एक नेता को ये समझ में आता है कि जितना ही ज़्यादा हम एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वोट मिलेगा, तो लाजमी है कि वो नेता और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे बुरे से बुरे स्पीच देने में, भयानक से भयानक भाषण देने में। और यही चल रहा है पिछले 15-20 कानूनी रास्ता है इस तरह के बयानों को बैन करने के लिए? देखिए, कानून तो ऑलरेडी ऑफेंस बताता है, 153A है, 153B है, ये सब सेक्शंस ऑलरेडी है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा भाषण, कोई भी ऐसा लेखन, यानी कि अगर कोई पेपर में लिख रहा है या जबान से बोल रहा है या इशारा कर रहा है, जिससे कि दो कम्युनिटी के बीच में मुनाफरत फैल रहा है, दो कम्युनिटी के बीच में कटुता बढ़ रही है, या एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ उकसाया जा रहा है, या एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, तो वो सब के सब ऑफेंस है। अब मसला ये है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो उसमें अब कानून क्या कर सकता है। इसीलिए भाई अपने नेता को, पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में ऐसा हुआ है कि तमाम किस्म के वो भाषण जो कि दो कौमों के बीच में या एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने की कोशिश जो है दिल्ली के जनता ने नकार दिया है और बुरी तरह ऐसे भाषण देने वालों को डिफीट दिया है। और ये एक अच्छा चलन है और एक अच्छा सिस्टम निकला है और इसी पर जनता को चलना चाहिए। हर उस लीडर को जो कि देश में मुनाफरत फैलाता है, जो कि देश में कटुता फैलाता है, जो कि एक कम्युनिटी के ऊपर जो है वो एक कम्युनिटी को बदनाम करता है, एक कम्युनिटी को गोली मारने की बात करता है, ऐसे लोगों को पब्लिक को नकार देना चाहिए। जब पब्लिक नकारने लगेगी तो ऑटोमेटिक इस किस्म के स्पीचेस, भाषण खत्म हो जाएंगे। इसमें दो रानी है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस जो है प्रोफेशनल वे में काम नहीं कर रही है, लेकिन पब्लिक अगर आ जाए इस मसले पे कि हम हर उस आदमी को वोट नहीं देंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जो ऐसे केसेस में खासकर जो पब्लिक है उसका अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, जो बिहार में अभी बिहार असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया है एनपीआर को लेकर, उसमें खासकर क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जो एनपीआर है वो 2010 में जिस तरह से हुआ था उसी तर्ज पे होगा। तो 2010 की क्या गाइडलाइंस थी और अब जो होने वाला है उसकी क्या गाइडलाइंस है? देखिए, जो 2010 में एनपीआर हुआ था, हाँ। वो एक हमारे वाजपेयी जी के ज़माने में सिटीजनशिप में एक अमेंडमेंट लाया गया था। उसके तहत जो है सिटीजनशिप रूल्स बनाए गए थे और उस रूल्स के तहत जो हुआ था, लेकिन उसमें जो कॉलम थे
वो ऑलरेडी एक बना बनाया परफॉर्मा था, उसमें से कोई परफॉर्मा ऐसा नहीं था जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, और न ही उसके मुतालिक ये खतरा था कि ये हमारा जो परफॉर्मा हम भरवा रहे हैं, जिसमें हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपनी चीज़ों का, उसको हमें सिटीजनशिप हमारी जो है तय करने में उसको जो है गिना जाएगा। लेकिन अब जो है उसमें 5 कॉलम बल्कि ए बी करके 6 कॉलम उसमें ऐसा जोड़ दिया गया है जिससे कि वो चीज़ मांग रहे हैं एक सिटीजन से कि आपके फादर यानी आपके पेरेंट्स, वालिदैन, माँ और बाप दोनों के डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जो कि अपने आप में कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है, खासतौर से गरीबों के लिए और ख़ासतौर से लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ख़तरा ये है कि अच्छा खासा करोड़ों लोग आ जाएंगे जो कि एनआरसी से बाहर होंगे। जब वो एनआरसी से बाहर होंगे, जब वो स्टेटलेस हो जाएंगे, तो फिर उनके साथ किस किस्म की ज़्यादती होगी, उनके पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होगा, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, वोट देने का हक नहीं होगा। अब फिर अगर वो ये डिक्लेयर करें, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले का आएगा, उसके बाद जो है एनआरसी आएगा। अब का भी आएगा तो उनको तो जो ये कह रहे हैं कि भाई हम बाप दादा परदादा या जन्मजात से यहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन उनको जब फिर वो सिटीजनशिप देंगे तो उस रोज़ से देंगे जिस रोज़ की उसका फॉर्म भरा जाएगा। अब फिर उसको ये प्रूफ करना कि हम रिजर्वेशन के तहत हम आते हैं या जनरल क्लास में आते हैं, ये सब चीज़ें उसके लिए अपने आप में बहुत भारी काम हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, स्टेटलेस। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कहा जा रहा है लगातार कि ये जो सीए है, ये जो सिटीजनशिप है उसको लेने के लिए नहीं है बल्कि देने के लिए है। लेकिन अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पर जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं उसमें 5 लाख लोग मुसलमान हैं। तो जो 5 लाख मुस्लिम बाहर हुए हैं एनआरसी में, असम में, क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी? देखिए, जो का अमेंडमेंट है, जिस हिसाब से इन्होंने 6 कम्युनिटी को कहा है कि हम सिटीजनशिप देंगे, चाहे वो कोई भी हो, ये तो कहना अपने आप में गलत है और भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जिनको कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में पीड़ित किया गया है मजहब के नाम पे। बल्कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट इसलिए लाया गया है और इसमें 14A में भी 14 सेक्शन में भी अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुसलमानों के अलावा बाकी सबको जो है ये सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। यानी जो एनआरसी में बाहर हुए हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी सीएए के अंदर। जो बाहर हुए हैं उसमें जो है मुसलमान के अलावा बाकी सबको देंगे। तो ये कहना कि ये सिटीजनशिप देने के लिए है, ये अपने आप में गलत है, बल्कि ये सिटीजनशिप लेने के लिए है। उन तमाम गरीब लोगों से सिटीजनशिप लेने के लिए है, उन गरीब लोगों से वोटिंग राइट लेने के ख़त्म करने के लिए है, उन गरीब लोगों को रिजर्वेशन से वंचित करने के लिए है जो कि अपना सिटीजनशिप का कागज़ नहीं दिखा पाएंगे। और सवाल ये बताओ कि जब एक क्लियर बात नहीं कह रही है सरकार कि क्या कागज़ चाहिए सिटीजनशिप में, तो ऐसे में तमाम पावर उन ऑफिसर्स को दे दी है जो कि जिसको कहते हैं कि इस लेवल पे तहसील लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको दे दी है। अब वो छोटा मोटा ऑफिसर्स किसी के मुतल्लिक, किसी के ज़िंदगी का मुतल्लिक वो फैसला करे। ज़िंदगी का मुतल्लिक इस तरह से हो गया कि अगर कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं का सिटीजनशिप मेरे पास है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से आया हूँ, तो उसको ये कहता ना कि नहीं तुम सिटीजन यहाँ के नहीं हो, बगैर किसी जांच पड़ताल के छोटे से कागज़ की पूर्ति करने और न करने की, और उसके मुतल्लिक किसी किस्म का गाइडलाइंस नहीं है कि एक आदमी क्या दिखाए तो उसको माना जाएगा सिटीजन। इस माने कंप्लीट ये पावर जो है ऐसे लोगों को दे देना जिनको कि ये भी समझ नहीं है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है। किसी को जब इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी कोने में पैदा हुआ हो दुनिया के, चाहे किसी देश में पैदा हुआ हो, पैदा होने ही से उसको इस पृथ्वी पर रहने का हक मिल जाता है। किसी को ये कहना कि नहीं आप यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, जबकि वो ये कह रहा है कि मैं यहीं का सिटीजन हूँ, तो ऐसे में उसको स्टेटलेस करना है। स्टेटलेस करने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। अब ये कहना कि इस देश में रहने का हक नहीं है, अब वो अपने को ये नहीं कह रहा है कि मैं दूसरे देश का शहरी हूँ, वहाँ का सिटीजन हूँ, तो अल्टीमेटली उसका जीने का हक उससे छीन लेना है, जिसको दुनिया की कोई भी सिविलाइज्ड कौम, कोई भी सिविलाइज्ड लॉ बर्दाश्त नहीं करेगा, न उसकी मान्यता देगा। और
जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनके सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है, सब हम पैदाइश तो हमारी अलीगढ़ की है और डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही है, मगर वल्दियत में जैसे हम पहले बशीर अहमद लिखते थे और हमने हमारे वालिद साहब ने हमारे पैदाइश के वक्त उसमें अब्दुल बशीर लिखा दिया, जिसमें हमारे सर्टिफिकेट वगैरह में अब्दुल बशीर लिखा हुआ है और बशीर अहमद लिखते थे। इसमें कोई फर्क आएगा? देखिए, आसाम का सिचुएशन ये बता रहा है कि फ़र्क आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग ये डिसाइड करने बैठे हैं कि आपके नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिखें या ना लिखें, पहली बात तो ये कि उनको इतनी तालीम नहीं है। दूसरी बात ये कि बायस लोगों को चुन चुन कर बैठाया जा रहा है। तो वैसे में जैसे अब्दुल हुआ, मोहम्मद हुआ, ये सब नाम के प्रीफिक्स या आफ्टर, जैसे हुसैन अक्सर लिखा जाता था, जैसे हमारे ही वालिद का नाम ले लीजिए, अख्तर हुसैन खां है। बहुत से लोग मोहम्मद अख्तर खां लिख देते थे, अब बहुत से लोग अख्तर अहमद खां लिख देते थे। बेसिकली देखा जाए कि अख्तर नाम है कि नहीं, लेकिन अगर जब डी का निशान लगाना ही है, जिसमें कि अक्ल भी कम लगाना है और बायसनेस से काम करना है, तो ऐसी सूरत में इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? हाँ, ये बिहार में जो कानून एनआरपी के मुतालिक आया है कि 2010 के मुताबिक नाफिज होगा, आया बिहार गवर्नमेंट में इतनी ताकत है कि वो इसको नाफिज करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि नहीं? बिल्कुल। ये जो नए तरीके से एनआरपी लागू की। जी बिल्कुल, इनका सवाल यही है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है बिहार में, अब ये रेजोल्यूशन केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, तो क्या कानूनी रास्ता है? क्या ये मतलब इतना मजबूत है ये कि कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टेक्निकली लीगल एस्पेक्ट पर जाएंगे तो उस रेजोल्यूशन से बाउंड नहीं है, उसको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। अलावा ये कि उससे एक पब्लिक ओपिनियन जाहिर हो रहा है कि बिहार की सरकार अपने यहाँ के बिहार के पब्लिक ओपिनियन को डिस्प्ले की है इस रेजोल्यूशन के ज़रिए, जिससे ये बताना चाहती है कि हमारे यहाँ के लोग CAA या NPR और NRC के ख़िलाफ़ हैं। अब ये कि NPR में जो बिहार के सरकार के रेजोल्यूशन में ये कि जो 2010 का प्रोफार्मा है उसके ऊपर अगर कराया जाए तो हमें एतराज़ नहीं है। बिहार सरकार को यह कहने का हक़ है, अपना ओपिनियन रखने का हक़ है, रेजोल्यूशन पास कराने का हक़ है। अब सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे बाइंड है कि नहीं। अगर लीगल टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बाइंड नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर में सरकार यही तो है कि पब्लिक की बात सुने और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चले। लेकिन अगर सरकार इस बात पर तुली हुई है, जैसा कि बयानों से जाहिर हो रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो पब्लिक भी ये कहने में हक बजानिब हो जाती है कि हम भी अपनी जगह से टस या मस नहीं होंगे। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि केंद्र सरकार का रुख इस पर क्या होगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जनाब वकील साहब से मेरा सवाल ये है जी कि ये जो CAA है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सबूत मांगेगी, क्या दस्तावेज मांगेगी हमसे? जी देखिए, CAA में हमसे वो कोई सबूत नहीं मांगेगी, वो सबूत मांगेगी NPR के वक्त और NRC के वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि विडंबना तो यही है, विडंबना ये है कि सरकार ये बता नहीं रही है कि किस चीज़ कौन सा प्रूफ होगा तो हम सिटीजनशिप आप मानेंगे, और यही सरकार भ्रम में रख रही है। ये सरकार का भ्रम में रखना जो है अपने आप में सरकार का ये सही कदम नहीं है। सरकार का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि वो पब्लिक के काम को फैसिलिटेट करे, न कि पब्लिक को उलझाए।
कम से कम सरकार को ये बात क्लियर कर देना चाहिए कि एक पब्लिक के पास, एक उसके सिटीजन्स के पास क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसा होगा जिसको वो अगर लाकर सामने रख दे तो फिर कोई ये ना कह पाए कि आप सिटीजन नहीं हैं। फिर उसके फॉर्म पे डी का नोटिंग ना हो, डाउटफुल सिटीजन वो ना हो, सरकार का ये न बताना। दूसरी बात ये कि एक बात सिर्फ सरकार कह दे कि एनपीआर में जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उसका इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ एक सेंटेंस है जो कि सरकार को कहना है और उसको पार्लियामेंट में लाना है कि हम हिंदुस्तान, भारत के सिटीजन्स को, भारत के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी एनपीआर का फॉर्म भरेगा, चाहे वो 15 का हो या 21 कॉलम का हो, उसका इस्तेमाल जो है एनआरसी के डिटर्मिनेशन में नहीं होगा जी। ये सिर्फ एक सेंटेंस का एक पार्लियामेंट में जो है एक करारदाद पास कराना है, लेकिन न सरकार जबान से कह रही है और न ही किसी किस्म की पार्लियामेंट को आश्वासन दे रही है, न ही पब्लिक को आश्वासन दे रही है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट लीडर्स जो है डिफरेंट किस्म के बयान देकर पब्लिक को भ्रमित कर रही है, जो कि अपने आप में नाजायज़ है, इमोरल है, इल्लीगल है और ये बात किसी भी दुनिया के सिविलाइज सरकार से सोची भी नहीं जा सकती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा सवाल ये है, मैं जानना चाहता हूँ एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट चाहिए कौन से चाहिए? जी बिल्कुल, अभी इस पर हमने बात देखिए, अभी मैंने बताया है कि बस अफसोस की बात यही है कि हमारी सरकार इस बात को क्लियर नहीं कर रही है और ये सरकार का क्लियर न करना जो है सरकार की नीयत या इंटेंशन के ऊपर जो है वो लोगों को सोचने पर मजबूर और बल्कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उसके बावजूद उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। भाई, जब सरकार अपने आप को बाइंड नहीं कर रही है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट का प्रूफ मानेंगे, तो इसमें तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, वो कह सकती है सरकार कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो यही तो मसला है। इसी को मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अफसोस की बात है कि सरकार को एक क्लियर जो है इसके मुतालिक एक ये गाइडलाइन देना चाहिए कि जो फला 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 डॉक्यूमेंट दिखा देगा वो सिटीजनशिप के कैटेगरी में आ जाएगा, उस पर किसी किस्म का शक नहीं किया जाएगा। ये न बताकर, ये डिक्लेयर न करके सरकार पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रही है और उनको परेशानी में मुब्तला कर रही है, जो कि एक सिविलाइज सरकार से नहीं सोची जा सकती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। हाँ, वकील साहब से बात करनी थी। हाँ, जी आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल है मेरा कि हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। कुछ वक्त पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारे नाम कागजात किए हैं प्रॉपर्टी के, बहनों के नहीं। अच्छा। इस वक्त जब रेवेन्यू के पास जाते हैं वो हमारा नाम देते हैं, उनका नहीं। अब क्या करना है हमें, उनको भी मिलेगा कुछ हिस्सा? देखिए, ये इत्तफाक से अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में लड़कियों का नाम नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि लड़कियों के मुतालिक ये है कि ये तो पराई हैं। जब तक अपने बाप के घर रहती हैं तब तक ये कहा जाता है कि ये तो पराई हैं, अब वो चली जाएंगी अपने ससुराल में। और अफसोस की बात है कि ससुराल में जब कोई बात आता है तो कहते कि भाई ये क्या जाने, हम इनसे खून का रिश्ता थोड़े है, ये तो पराई है। वहाँ भी उसको परायापन का जो है ताना सुनना पड़ता है। बहरहाल एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में आमतौर पे लड़कियों, बेटियों का नाम नहीं चढ़ाया जाता है। आपका ये कदम बहुत अच्छा लग रहा है। आप फ़ौरन एक एप्लीकेशन लगाइए, लोकल एडवोकेट कीजिए, तहसीलदार के सामने एक एप्लीकेशन लगेगा जिसमें आप बताएंगे कि जब फलां का इंतकाल हुआ था तो उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, उसका प्रूफ दिखाएंगे और इस हिसाब से आपकी उन दोनों बेटियों का, ये दोनों बहनों का भी नाम चढ़ जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल सर ये था कि जब ये सरकार ने कानून बनाया है ये, तो इससे सुप्रीम कोर्ट में अधिकार है इसको खत्म करने का? जी, अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जितने भी चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, ये कोई भी कानून पास करती हैं
तो उसको हक है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कि वो उस कानून के वैधता लीगैलिटी को चेक करे। और अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, जो कि एक कौम को दूसरे कौम पर चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, उसके नाम पे फौकियत देता हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा के ख़िलाफ़ हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन उस कानून को पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को हक है कि उसको रद्द करार दे या उतना पोर्शन को रद्द करार दे जितना पोर्शन की इल्लीगल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है कि वो कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूह या आत्मा के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है और असेंबली में अगर एक्ट पास हुआ है तो हाई कोर्ट को ही पावर है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, ये मतलब मेरा एक अगर पर्सनल सवाल है तो भी कर सकता हूँ मैं? हाँ, कर जी बताएं। हाँ, इसमें मेरा सवाल ये है कि अभी मेरा एक दोस्त है, उसके घरेलू मतलब जो बीवी से ताल्लुकात है फिलहाल में मतलब जैसे तलाक जैसे हो चुके हैं, लेकिन वो तलाक देना चाहता है तो उसकी कानूनी प्रोसेस मतलब जैसे 3 तलाक का केस उस पर ना हो, क्योंकि सामने मतलब जो ससुराल वाले उनका कहना है कि अगर आपने तलाक दिया तो हम केस कर देंगे, तो उसकी कानूनी प्रोसेस क्या होगी? देखिए, अगर हाँ, इस लॉ में जो पास हुआ है इसमें भी लोगों को भ्रमित किया गया है। कोई भी कानून पास जब होता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद पास इसलिए होता है कि सोसाइटी में फैली हुई फला अज्ञानता को या फला परेशानी को दूर करने के लिए कोई कानून बनता है। लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि ये जो कानून पास हुआ है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा प्रॉब्लम को और जो है ये उलझा रहा है। जैसे आपने अभी सवाल पूछा, अगर किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कहेगी कि जब मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को पावर है तलाक देने का तो फिर कोर्ट में क्यों आए हैं? कोर्ट में तो उसके लिए आते हैं ना जो कि आप नहीं कर सकते हैं, फिर कोर्ट से आर्डर चाहते हैं। तो ये सिचुएशन एक खड़ा हो गया है कि चूँकि मुस्लिम लॉ का हमारे देश में कोडिफिकेशन नहीं है। मुस्लिम लॉ में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, हिंदू मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस एक्ट पास हुआ, हिंदू गार्जियनशिप एंड वार्डशिप पास हुआ, इस तरह से मुसलमानों में किसी किस्म का हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए किसी किस्म का मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। गाहे बगाहे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर जो है एक्ट पास हो जाता है। तो वो ऐसे ही हुआ है कि किसी चीज़ में जिसको बोलते हैं कि पेवंद लगाना, तो पेवंदकारी से कभी भी पूरा सही नहीं होता है। वो अभी इनके केस में क्या हो सकता है? इनके लिए क्या रास्ता है? हाँ, आपके लिए सिर्फ ये रास्ता है कि ऐसे सिचुएशन में एक आप एडवोकेट कीजिए, एक नोटिस दीजिए और एक तलाक दीजिए, जो कि आप लिखिए कि रिवोकेबल तलाक है, क्योंकि 3 तलाक उस वक्त पिक्चर में आ जाएगा जबकि तलाक इंस्टेंटेनियस हो और इर्रिवोकेबल है। तो आप एक तलाक दीजिए और उनका उस तलाक के साथ जो है उनका नान नफ़का और 3.5 महीने का और साथ में जो है मेहर अमाउंट दे दीजिए और तलाक एक ही दीजिए। वकील साहब, इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? परसों हमारे पास बीजापुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन जी, तो उसमें वो के दिल्ली के हाईकोर्ट के वकील आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं देना है, जो भी लोग आते हैं उन्हें चाय पिलाइए, पानी पिलाइए और जो है हाथ जोड़कर कहिए कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। यानी आप कागज नहीं दिखाएंगे? नहीं, नाम भी मत बोलिए, कुछ भी मत कीजिए, जी, जो होना है होगा, ऐसा बोलिए। वकील साहब, अगर ऐसा करते हैं तो उसका क्या असर होगा? पहली बात तो ये कि ऐसा करते हैं तो किसी किस्म का ऑफेंस नहीं हुआ। ये एक सिंपल जो है जिसको सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जिसको हम सोच रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के परे जाकर सरकार काम कर रही है, तो अपना प्रोटेस्ट दिखाने का हक है और ये प्रोटेस्ट दिखाने का एक सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली से जो एडवोकेट्स गए थे वो इसी लाइन पर बोल रहे थे कि हमें जो है NPR का बाइकाट करना है, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस, नाफरमानी करना। यानी जो भी आए आप उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दें। लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है जो लोग आ रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो वो आपके नाम के आगे डी भी लिख सकते हैं, डाउटफुल।
अब देखिए, ये तो मैंने बताया ना कि सरकार भ्रमित कर रही है। अदरवाइज देश में ज़्यादातर लोगों के पास जो है आधार कार्ड बन चुका है, और जिसका भी आधार कार्ड बन गया है इसका मतलब कि सरकार के पास पूरी प्रोफाइल है यहाँ के सिटीजन्स का। लेकिन उसके बाद भी इसलिए वो फॉर्म भरवा रही है कि उस फॉर्म में नीचे जो कॉलम है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो भी हमने इसमें इंफॉर्मेशन दिया है वो सच है, यानी कि उसको एक एफिडेविट के शक्ल में डिक्लेरेशन देना है। और उस डिक्लेरेशन में अगर कोई चीज़ गलत निकलती है तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जिसमें कि 2 साल तक की सज़ा है। इसीलिए जो लोग भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, उनका कहना है कि आप फॉर्म पर किसी किस्म के दस्तखत ही नहीं कीजिए, ताकि आप ट्रैप ना हो। अगर ट्रैप हो जाएंगे और एक बार आपने भर दिया कोई चीज़ और उस पर आपने दस्तखत कर दिया, तो फिर ये सरकार कह सकती है कि आपने ये चीज़ कहा था कि आपके पास है, वो चीज़ दिखाइए। जब वो चीज़ दिखाएंगे तो उसको ये भी कह सकते हैं कि भैया हमारे हिसाब से जाली है। जब तक आप इसकी हम तस्दीक नहीं करा ले रहे हैं, वेरीफाई नहीं करा ले रहे हैं, तब तक जो है आपको हम डी ग्रुप में रखेंगे, यानी कि डाउटफुल सिटीजन में रखेंगे। इसीलिए जो प्रोटेस्टर हैं उसमें एडवोकेट्स हैं और काबिल एडवोकेट्स हैं, जो सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह पर अमल करना चाहिए। उसके लिए वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सलाह जो दे रहे हैं उस पर अमल इंडिविजुअली तौर पर नहीं कीजिए, बल्कि मजमूई तौर पर कीजिए। यानी कि इलाके में आप कमेटी बनाइए और पूरे इलाके में जितने लोग हैं वो सब एक साथ कह दें, यानी कि बड़ी तादाद में अगर लोग ऐसा करते हैं तो वो कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म। और भी बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल? मैडम, हमें वकील साहब से एक सवाल पूछना है। बताएं। जी बताएं क्या सवाल है? पहले टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ, मैंने आवाज बंद की। हाँ जी, आप सुनिए हमारा सवाल। जी बताएं। अभी जो हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? आपकी आवाज आ रही है। अभी जो बिहार असेंबली में ये कैंसिल किया इस कानून को, जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पूछपछ करेगा उनको, या संसद की तरफ से कोई दबाव बताएगा इसको? देखिए, बिहार असेंबली ने अपने यहाँ के जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनका ओपिनियन एक रिजोल्यूशन के फॉर्म में पास कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पहुंचा दी है कि हमारे बिहार के लोग जो हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है इस NPR के ख़िलाफ़ है, NRC नहीं चाहती है। तो ये ओपिनियन जो है अपने आप में एक महत्व रखती है डेमोक्रेटिक सेटअप में। पब्लिक की ओपिनियन ही अल्टीमेटली प्रिवेल करती है जी। तो इसकी ये वैल्यू है, मोरल वैल्यू प्लस ओपिनियन फॉर्म करने का वैल्यू, और अपने आप में ही ये एक बहुत वैल्यूएबल थिंग है जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है जी। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है, बताएं। हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है कि CAA को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और अगर कोर्ट इसको इलीगल करार देता है और फिर से अगर पार्लियामेंट में फिर से यही कानून पास किया जाता है, ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, ये इस चीज़ से कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप लोग कि आम तौर पे ये जो कानून बनाया गया है हमारा, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी, तो उसमें यह है कि पार्लियामेंट ने एक बार कोई बिल को एक्ट की शक्ल दे दी या पास कर दी कोई बिल, तो उसको प्रेसिडेंट को भेजा जाता है उस प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। और अगर प्रेसिडेंट को वो बिल या वो कानून पसंद नहीं है, पसंद इस हिसाब से कि वो सोचता है कि ये यहाँ के संविधान के मुताबिक नहीं है, तो वो उसको वापस कर सकता है पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। यही बात जो है स्टेट असेंबलीज के लिए भी है। लेकिन आगे ये है कि अगर दूसरी बार पास कर देती है फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के दिए हुए सुझाव को सामने रख के डिस्कशन करके डेलिब्रेट करके, तो फिर जो है प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उसके ऊपर अप्रूवल देने का, सिग्नेचर देने का। लेकिन जहाँ तक कानून कोर्ट की बात है कि अगर कोई कोर्ट, अगर एक कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट असेंबली या पार्लियामेंट से पास हुए किसी भी एक्ट को अगर वो ये कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके लिए रीज़न देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को लॉजिक के, रीज़न के, स्पीकिंग आर्डर उसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा आर्डर जो कि अपने आप में तशरीह करता हो
कि हमने क्यों ऐसा इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो फिर पार्लियामेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस कानून को दोबारा उसी शक्ल में लाए जिस शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको जो है निरस्त किया है। अच्छा, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी मैम, वकील साहब से हमारा सवाल यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 3370 किया है J&K का, तो वो बताइए कि जरा खोल के बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि J&K में उस टाइम गवर्नर रूल था, न कि कोई असेंबली थी, न कुछ वो मतलब पब्लिक गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम। जी, आपने आर्टिकल 370 और 35 की बात किए हैं। इत्तफाक ये देखिए कि 35 जो है वो 47 के बाद नहीं आया है, बल्कि वो पहले ही से था। उसी प्रोविज़न को जो पहले से था हमारे यहाँ अडॉप्ट कर लिया गया था। अगर हमसे आप लीगल एडवाइस और या हमारी अगर आप राय मांगें तो मैं क्लियर ये राय बताऊंगा कि जो प्रोसीजर उठाया गया पार्लियामेंट में उस कानून को पास करने का, और जैसा कि आपने कहा कि उस ज़माने में स्टेट की असेंबली नहीं थी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सरकार जम्मू एंड कश्मीर में नहीं थी, तो फिर गवर्नर से अगर लिया गया है तो मेरा जो एक कानून के तालिब इल्म होने के नाम से की वजह से मुझे जानकारी है, मैं यही कहूँगा कि ये प्रोसीजर पार्लियामेंट ने गलत उठाया और असंवैधानिक था और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर विचार करना चाहिए। बहरहाल अल्टीमेटली विजडम ऑफ द जजेस शैल प्रिवेल, लेकिन हमारी राय ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर पास हुआ है। जी, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैं हस्बैंड हूँ, मेरे वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए क्या हमको किसके पास जाके बर्थ सर्टिफिकेट निकालना चाहिए? देखिए, उसके लिए तरीका यह है कि पहले तो एक एफिडेविट आपकी वाइफ की तरफ से अब जाएगा कि मेरे डेट ऑफ बर्थ फला है या मैं फला जगह पैदा हुई थी। जहाँ पर पैदा हुई थी वहाँ पर अभी लोग बाहयात हैं अड़ोस पड़ोस में, तो उनका जो है साथ में उनको एज ए विटनेस बनाना पड़ेगा और फिर उसको जो है इसमें पब्लिश कराना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, उसको अटेस्ट करना पड़ेगा SDM से इलाके के, और फिर उसको पब्लिश कराना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। उस पब्लिकेशन और उस एफिडेविट के बिहाफ पर फिर जो है आप उसको जिसको बोलते हैं गैजेट कराने के लिए गैजेट कराना पड़ेगा। और एक बार जब ऑफिशियल गैजेट हो जाएगा तो वहाँ से 3 ये मिलते हैं आपको, 3 फॉर्म मिलते हैं या 3 डिक्लेरेशन मिलते हैं, जिसके की बिना पर फिर आप अपनी इनका जो है बर्थडे चेंज करा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ डेट एंड बर्थ में वो एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा उस गैजेट के बेसिस पे, तो फिर वहाँ से वो हो जाता है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। यस मैम, आवाज बंद कर रखी है। मैं देखिए, आपके टीवी की आवाज हमें यहाँ तक आ रही है और आप कह रहे हैं कि आपने टीवी की आवाज बंद की है। अगर आप बंद कर देंगे टीवी की आवाज तभी हमें आपका सवाल समझ आएगा। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, मैं पूछ रहा था, अभी भी सुना हमने कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जी पहचान पत्र अपना नागरिकता का प्रूफ है। जी बिल्कुल, ये हाल ही की एक खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आपका वोटर ID कार्ड है वही आपकी सिटीजनशिप की जो एक सबूत है, एक प्रूफ है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का तो डिसीजन अभी नया है, चूंकि पूरे देश में सिटीजनशिप का एक ये माहौल चल रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, इसलिए आम लोगों को ही मालूम हो गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का इस संबंध में जजमेंट आया है। जी। हकीकत ये है कि इस किस्म का जजमेंट डिफरेंट टाइम्स में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुका है। कहीं अगर आधार कार्ड है तो फिर उसके बेसिस पर आपको पासपोर्ट इशू हो जाता है, अगर पासपोर्ट है और आधार कार्ड नहीं मिल रहा है तो फिर पासपोर्ट के बेसिस पर आधार कार्ड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो है डिफरेंट हाई कोर्ट से पास होती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से पास होती रही हैं। लेकिन ये कह देना सरकार की तरफ से कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये सब सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होगा, इसलिए लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। अदरवाइज इस किस्म के कई डिसीजंस है बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजंस की तरह जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को सिटीजनशिप माना है। अगर सिटीजनशिप सरकार भी नहीं मानती तो फिर हमें पासपोर्ट क्यों इशू करती? आधार कार्ड के बेसिस पे
पैन कार्ड के बेसिस पे, राशन कार्ड के बेसिस पे हमें जो है अब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमें आखिर में पासपोर्ट क्यों इश्यू होता है। पासपोर्ट जो है वो शहरियत का वन ऑफ द प्रूफ है और ये इंटरनेशनली प्रूफ है। उसी के बेसिस पर आपको जहाँ देखा जाता है कि आपके पास हरा पासपोर्ट है, नीला पासपोर्ट है, बिल्कुल, कि आप कहाँ के सिटीजन हैं। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। हाँ मैडम, वो एनपीआर के ताल्लुक से जी, ये एनपीआर के ताल्लुक से मुझे जानना चाहता हूँ मैं जी, वही वो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा ये जी। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये फॉर्म जो है तकरीबन सर्कुलेट हो चुका है लोगों को। वैसे भी आप ऐसा कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस पर जाइए, उनके साइट पे जाइए, वहाँ से आप तलाश के लिए मिल जाएगा। नहीं तो इलाके किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मालूम कीजिए। तकरीबन ये सर्कुलेट हो चुका है हिंदी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। अब मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज हैं, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, इन सब में भी, बंगला हुआ, इन सब में भी जो है ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है थ्रू सोशल मीडिया। यानी कि आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरह से आ चुके हैं। तो आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मालूम कीजिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर से भी नहीं हैं तो वहाँ से मालूम कर लीजिए, वो दे देंगे आप। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। अभी मैं बात हुई थी मेरी। जी, बताएं क्या सवाल है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस आधार कार्ड से हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, उस आधार कार्ड के बिना पर हमें एंट्री नहीं की जाती, हम वोट नहीं दे सकते, और वोट देते हैं तो दिखाना पड़ता है, हमने दिखाया है। तो आज हमें इतने प्रोटेक्ट करने की, इतनी जाने देने की क्या जरूरत आ गई। मोदी जी और अमित शाह जो हैं वो भी नहीं देख रहे इस चीज को, कितने लोग परेशान हैं। तो वो आधार कार्ड से हमें क्यों यूज किया था अपने प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, यही तो सब स्टैंड है सरकार की जो कि अनजस्टिफाइड है। और यही स्टेट प्रोटेस्टर का जो स्टैंड है कि कम से कम ये बात क्लियर तो किया जाए जिसके बेसिस पे हम आज तक सिटीजन्स माने जाते हैं, वोट देते हैं, हमें पासपोर्ट इशू होता है, ऐसा क्यों है। यही भ्रमित करने की बात है जिसके की मुतालिक जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैम, मेरे पापा की जमीन है, उसको 10-12 साल हो गए कोर्ट में, वो इनके नाम पे ये, लेकिन भाई साहब उस पर कोई फैसला नहीं सुना रहे। देखिए, अगर आपकी तरफ से ऑलरेडी, जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है कि मुकदमा हो चुका है या फैसला होने में देर हो रहा है, ज़रा अपने एडवोकेट से कहिए कि डे टू डे प्रोसीड्स करें। ज़रा केस में अगर देर हो रहा है तो उसको एक रीज़न देके, एक एप्लीकेशन दे कोर्ट में, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करें कि इस केस का डिसीजन जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पर क्यों ज़रूरत है। आप लोकल एडवोकेट से, जिनके थ्रू आपने केस डलवाया है, उनसे आप बात कीजिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल। आप इनसे वकील साहब से पूछना था कि अपना हम जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था तो वो टाइम पे मेरा जो वालिद साहब जो थे वो हिंदुस्तान आए थे 1940 में। फिर उसके बाद में फिर जब पकड़म पकड़ी हुई पठानों के बाद में पाकिस्तान बन गया, फिर पकड़म पकड़ी हुई, तो उसके बाद में वो 71 में हम लोगों को मेरा पाप ऑन ड्यूटी था 47 में इसको कंपनी में, ये अपना 46 में तो रिटायरमेंट भी है। इसके बाद में 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान बना। तो वो जो नेशनलिटी हम लोग को दी है तो वो नेशनलिटी एक्सेप्ट करेगी ये गवर्नमेंट। देखिए, वो 1950 एक डेट दिया हुआ है कि उस डेट तक, 1 जनवरी 1950 तक जो हिंदुस्तान में आ गया है वो हिंदुस्तान का सिटीजन है। और आपके हिसाब से तो कहीं से सिटीजनशिप आपका के फादर का जो है वो डाउटफुल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर 47 से पहले अगर वो सपोज ले कि लाहौर के थे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि थे लाहौर के, कराची के, लेकिन रेलवे में सर्विस करते थे, पठान थे, बनारस में थे या कलकत्ता में थे, तो वे लोग पार्टीशन के 47 के बाद भी अपना वापस न जाके इलाहाबाद या कलकत्ता या जिस शहर में थे, लखनऊ,
वहीं पर रहना पसंद किया। तो उनकी सिटीजनशिप तो किसी की डाउटफुल है ही नहीं, क्योंकि जिसको बोलते हैं कि यूनाइटेड इंडिया में जिसकी सिटीजनशिप थी हिंदुस्तान की, यूनाइटेड इंडिया की जो सिटीजनशिप थी, अगर वो भारत के टेरिटरी में रह गए हैं, चाहे वो कहीं के रहने वाले हों, उनकी जो है सिटीजनशिप भारत की मानी जाएगी। जी वकील साहब, जैसे कि CAA को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, असम में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जो असम में प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे अलग है? देखिए, असम का अगर पूरा आप सिस्टम देखें तो NRC वहीं के लिए था, इसलिए था कि वहाँ 80s में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक एजिटेशन चलाया और उसके तहत ये था कि आसामी के अलावा जो बंगाली ओरिजिन के लोग हैं, जो बंगाली भाषी हैं, वो आसाम में ज़्यादा सेटल होते जा रहे हैं, कहीं कहीं उनकी मेजॉरिटी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे कल्चर हमारा बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। उस एजुकेशन का नतीजा ये हुआ कि अच्छे खासे लोग उनके फेवर में आ गए, अल्टीमेटली उनकी सरकार बनी और फिर नौजवानों की बिल्कुल सरकार बनी थी। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से उनसे बात हुई, राजीव गांधी के ज़माने में उसे एक अकॉर्ड हुआ, उस अकॉर्ड के मुतालिक एक डेट रखा गया कि इस डेट तक जो यहाँ पर आ गया होगा उसको आसाम का रेसिडेंस माना जाएगा, और जो उस वक्त तक नहीं आया होगा, 71 के बाद आया है, वो जो है आसाम का रेसिडेंस नहीं माना जाएगा और उसको आसाम में वोटिंग का हक नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर जो है चूंकि मसला बहुत दिन तक लिंगर होता रहा, इसको अपने आप में इन सब चीज़ों पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे इसको काम को करने में, उनका ये कहना है कि जैसे हम लोग किसी का सिटीजनशिप देख रहे हैं, उसने अपना डेट ऑफ बर्थ राजस्थान का लेकर लाया या वो महाराष्ट्र का लेकर आया, तो फिर हमें वो वेरीफाई करना पड़ता था। अब वहाँ से लोगों को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, तमिलनाडु भेजा जा रहा है, राजस्थान भेजा जा रहा है, यूपी के कुछ शहरों में भेजा जा रहा है कि जो अपना प्लेस ऑफ बर्थ दिखाए हैं, जो स्कूलिंग दिखाए हैं, जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हैं, जो प्रधान का इन्होंने एक प्रधान का सर्टिफिकेट या कुटुंब रजिस्टर दिखाया है, उसमें वो सही है या नहीं है। इन सब को करने में 10-15 साल गुजर गया, फिर भी तेज़ी नहीं बढ़ रही थी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया कि इतने तक इस चीज़ को आप लोग कंप्लीट करें। अब फिर वही ट्राइब्यूनल बना, ट्राइब्यूनल में ये सब डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन के बाद ये हुआ कि जब फाइनल लिस्ट बना तो फाइनल लिस्ट में 19,48,000 लोग जो है वो NRC से बाहर हो गए। उसमें जो है 5,48,000 मुस्लिम थे, अब बाकी नॉन मुस्लिम थे। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन बताते थे लोग कि ये लोग बंगाली भाषी हैं, तो उनको आसाम में रहने का ये नहीं है। अब अगर इस का के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अगर वो 14 लाख लोगों को सिटीजनशिप हमारे होम मिनिस्टर देकर उनको जो है इंडिया का सिटीजनशिप बना रहे हैं, तो आसाम वाले ये कह रहे हैं कि इससे तो हमारा पूरा जो है एजुटेशन ही फेल हो गया। एजुटेशन तो हमने रिलीजन के बेसिस पर नहीं की थी, एजुटेशन हमने भाषा के बेसिस पर की थी कि जो नॉन आसामीज भाषी है, जो नॉन आसामी है, उनको अलग किया जाए। तो फिर उसमें से अगर 14 लाख को आप सिटीजनशिप दे देंगे और वो आसामी में रहेंगे, जो कि हमें कबूल नहीं है। अब यही अच्छा, अभी जो NPR होने वाला है तो क्या असम उसका हिस्सा होगा या नहीं? मैं यही बता रहा हूँ कि अब यही सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत पे शक हो रही है। एक तरफ तो फिर अब ये कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर आपको अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, वहां पर लोगों को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ एजिटेशन उठा था उन्हीं लोगों को फिर CAA के तहत आसाम में आप बसा रहे हैं, तो आप बहुत इजीली ये कह दे रहे हैं कि ये इसके ऊपर आसाम पर लागू नहीं होगा। ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी कानून जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होता है तो उसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और अपने आप में ये बात साबित करता है कि इस कानून का आधार जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब एक कानून का फंडामेंटल ही गलत है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में हर जगह परेशानी आएगी, जो कि आ रही है। ये पूरे देश में जो है एक ऐसा माहौल जिसको कि अनारकी कहते हैं, वो अनारकी इससे फैल जाएगी। इसीलिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं। वो उनका अगर ये कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं, तो मेरा लीगल जो एक्यूमेंट कहता है, मैं एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ये बात बता रहा हूँ कि उनका इस किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो जायज़ फुटिंग पे है, लीगल ग्राउंड पे है। जी वकील साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी। निर्भया केस के जो आरोपी हैं उनको 3 मार्च को फांसी होनी है, लेकिन जो पवन है आरोपी, उसने फांसी को टालने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, तो इसका क्या असर होगा? इस केस में आगे क्या हो सकता है? अब
देखिए, अक्सर लोग इस मसले पे, जो आम लोग हैं वो हंगामा करने लगते हैं कि इतना देर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कानून का एक बहुत अच्छा पहलू है कि हर दोषी को पूरा मौका दिया जाएगा, उसको पूरी कानूनी जो है इमदाद पहुंचाई जाएगी, एड पहुंचाई जाएगी, ताकि उसको कहीं ये न समझे या आम लोग ये न समझें कि उसके साथ ज्यादती हुई है, इसलिए ज्यादती हुई है कि पेपर में ज़्यादा पब्लिश हो गया था। तो उसको जितना भी एक आम शहरी को हक है अपने बचाव में एप्लीकेशंस लगाने के, अपील फाइल करने के, मर्सी पिटीशन दाखिल करने की, वो हक उसको तो अभी ये जो याचिका दायर की है, इसका क्या असर होगा? असर तो मतलब कि पहले ये देखिए कि उसको ये कानूनी हक है कि नहीं, तो उसको ये हक है। अब ये कि उसके ऊपर दोबारा सुनवाई हो या ना हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से सोचेगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने विजडम से सोच के रिजनेबल उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है और एडमिट भी कर सकती है। अगर रिजेक्ट कर रही है तो लाजमी है कि फांसी का एक दिन मुकर्रर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है, और उसको इस किस्म के पिटीशन फाइल करने का भी अख्तियार है। इन दोनों में किसी किस्म का विरोधाभास नहीं है। जी, यानी कि जो राइट्स हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, जो उसका इस्तेमाल है वो कर सके। जो राइट्स, घिनौने से घिनौने मुलजिम को, जी, घिनौने से घिनौने, चाहे वो देश के खिलाफ उसने हथियार उठाया हो या औरतों की इज्जत की पासदारी न किया हो, इज्जत को छल नहीं किया जो हो, राइट्स हमें उसको राइट्स इस्तेमाल करने का मौका एज अ मुलजिम जो राइट्स है उसके पास हमेशा रहता है। जी, वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।